तो आज कुछ सॉफ्टवेयर अलग लग रहा है। हम्म, आज कुछ सॉफ्टवेयर अलग लग रहा है। टैबलेट्स हाँ इसे लैंडस्केप मोड में डाल दीजिए ना। कौन सा लेक्चर है हम लोग का? 12 शायद 12 है ना? ये 12 है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वेरिएबल मास सिस्टम का हम लोग को करना था। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत बोल नो लो। सर। ठीक है, और एचसी वर्मा पूरा अब कंप्लीट करना है, मॉड्यूल भी पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम से क्या समझते हो? एनी आइडिया? मास चेंज कर रहा होगा किस रेट से पर हाँ, जैसे यूनिट। आज अभी तक हम लोग जितना भी चीजें पढ़े हैं उसमें मास हमेशा हम लोग कांस्टेंट माने हैं, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसमें मास चेंज होते रहता है। जैसे कि अगर रॉकेट का बात करते हैं तो रॉकेट में फ्यूल जलता है, तो फ्यूल जैसे जैसे खत्म होता है तो उसका मास खत्म होता है। हो सकता है हमारा जो सिस्टम हो कुछ ऐसा हो कि कोई एक ऐसा ट्रॉली हो, ऊपर से इसमें हम सैंड ऐसे पाइप से गिरा रहे हो। ठीक है, तो ये सैंड गिर रहा हो और इधर मान लेते हैं वी वेलोसिटी से जा रहा हो, तो इसमें मास बढ़ते जा रहा है। ऐसा होता है कि ट्रक है और ट्रक में जैसे बालू लोड है या पानी कुछ भी लोड है, इधर से अगर मान लेते हैं कि हो सकता है गिर रहा हो, तो इस केस में क्या होता है कि मास धीरे धीरे कम होते जाता है। तो बहुत ऐसे जैसे सिचुएशंस आते हैं हमारे, जैसे बाल्टी में पानी लेके जा रहे हैं, बाल्टी का पानी जो है गिरते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी कि उसमें मास घट रहा है। हो सकता है कहीं बढ़ रहा हो कहीं घट रहा हो, यानी कि वेरिएबल मास सिस्टम में हमारा जो मास जो होगा यानी कि वेलोसिटी या इन सब के कारण चेंज होते रहेगा। या फिर देखे होगे कि अगर बलून हम फुला के छोड़ देते हैं, तो बैलून फुला के जब छोड़ते हैं तो उसमें से गैस जो होता है निकलता है, मुंह नहीं बांधे हो तो, और गैस निकलता है यानी कि उसका मास जो हो रहा होता है घट रहा होता है। और जैसे गैस निकलता है तो एक थ्रस्ट फोर्स लगता है, यानी गैस निकला तो बदले में आगे की तरफ बैलून पे लगाता है और बैलून तेजी से आगे डायरेक्शन में भागता है। ऐसा ये देखे होगे। ठीक है, तो वैसा ही सर वेरिएबल का स्पेलिंग गलत लिख दिया। ठीक है, इतना तो समझते ही हो, इसमें तो कैसे होगा। होम टैब में जाना होगा एक बार। सर भाई ड्रॉ कर दीजिए, आई कर दीजिए। ठीक है, वेरिएबल बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वेरिएबल मास सिस्टम है तो जैसे हम लोग देखे, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, सर बलून का आवाज है। बैलून कहाँ है? ठीक है, अगर हम बलून में हवा भर दे और छोड़ते हैं तो जैसे जैसे उसमें गैस निकलता है आगे की तरफ एक फोर्स लगता है और उसकी वजह से वो भागता है। तो जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम का है, तो थोड़ा सा कैसे शुरू करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये हमारा डीएम मास है और ये हमारा एम मास है। ठीक है, ये इधर यू स्पीड से जा रहा है, ये इधर वी स्पीड से जा रहा है, यानी कि हम जोड़ने वाला कंडीशन लगा रहे हैं। यहाँ पे तोड़ भी सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। ठीक है, यानी कि ये इनिशियल कंडीशन है
कि हमारा जो m मास है उसमें जाके dm मास जुड़ गया, क्योंकि ये मास जो होता है वो बहुत ही कम ही रहेगा। अब क्या हुआ कि ये जो हमारा बॉडी हो गया इसका मास हो गया m प्लस dm। अगर जैसे ही मास चेंज हुआ तो हम जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन से इसका वेलोसिटी कुछ v डैश हो गया होगा, या फिर बोल सकते हैं v प्लस dv हो गया होगा, यानी कि कुछ चेंज हो गया होगा, प्लस dv या माइनस dv जो भी हुआ। बात क्लियर है? यानी कि ये किसी टाइम t का है तो ये एट t प्लस dt का टाइम है, यानी थोड़े समय के बाद ये जो dm मास है, यानी कि बहुत कम समय में ये dm मास जब उस पर अटैच हुआ तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v प्लस dv हो गया। तो यहाँ से अगर हम इम्पल्स लिखना चाहें, यानी कि हम अगर इम्पल्स लिखना चाहें, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स इनटू dt लिखते हैं वो लिखते हैं हम चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, हम यहाँ से सिचुएशन समझे कि मास निकल सकता है, जुड़ भी सकता है, तो उसके कारण जो फोर्स लगता है उसी के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो ये कितना आता है उस चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि डीएम मास जो है एम मास से जाके अटैच हो रहा है, तो अटैच हो रहा है तो वेलोसिटी हम मान लेते हैं एम वाले का v प्लस dv हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल मोमेंटम यानी कि m प्लस dm इंटू v प्लस dv माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल अगर दिख रहा है तो एम भी प्लस dm इंटू यू दिख रहा है। ठीक है, p फाइनल माइनस p इनिशियल कर लिए, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इम्पल्स तो किसी एक बॉडी के लिए हम लोग निकालते हैं ना, दोनों के लिए तो फिर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हो जाएगा। एफ एक्सटर्नल हम निकाल रहे हैं ना, किसी एक पार्टिकल पे तो नहीं निकाल रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आएगा? जैसे कि अगर चेंज हुआ तो दोनों का कंबाइंड जो इफेक्ट आया उसको हम बोल रहे हैं, नहीं कि पहले से मान लेते हैं उस पर एक्ट कर लग रहा था। ठीक है, तो उसी में चेंज आया होगा तो इम्पल्स हम उसी का बोल रहे हैं कि इस मास जाके जब अटैच हुआ तो उसमें क्या चेंजेस आया। और ये मास हम कोई बड़ा मास तो मान नहीं रहे हैं, एकदम बहुत छोटा सा मान रहे हैं। ठीक है, इसका एक और मेथड बताएंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो यहाँ ठीक से है हम सर। लोग, हाँ ठीक है, तो यहाँ से m भी एक्सपेंड कर रहे हैं, m dv प्लस v dm प्लस dm dv माइनस एम भी प्लस यू इंटू डी एम, यही आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लिखें सर तो माइनस ये होगा लास्ट में। अच्छा हाँ ठीक है, ये और ये तो कट गया, और डीएम कहाँ दिख रहा है? हाँ, ये वाला चीज दोनों छोटा है तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं क्योंकि दोनों बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डीएम वाला और डीएम वाला एक साथ लिखे तो लिख सकते हैं v माइनस यू इंटू डी एम प्लस एम इंटू डी वी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फोर्स एक्सटर्नल आ रहा है, जो भी फोर्स इस पे लग रहा होगा वो आएगा, ये v माइनस यू है। तो v माइनस यू देखो कि अगर हम इस पे ऐसे चीटा बन के बैठे होते तो हमको क्या दिख रहा होता। यहाँ से अगर हम देखते तो क्या देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे, यानी कि इस पे बैठ रहे हैं हम, रिलेटिव यूज करते, मान लेते हैं इस पे छोटे पीछे वाले बैठ गए। तो यहाँ से अगर हमको ये दिख रहा है तो हम रिलेटिव लिख सकते हैं इसके बाद, रिलेटिव यानी कि एक मास का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब हम किस पे बैठे हैं उस हिसाब से इसका हम डायरेक्शन देख सकते हैं। यहाँ से भी रिलेटिव डीएम, अच्छा यहाँ डी छूट गया, प्लस एम डी वी, यही होगा। तो यहाँ से एफ जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा v रिलेटिव dm बाई dt प्लस m dv बाई dt। ठीक है, ये चीज आ रहा है हमारा फोर्स। ठीक है, ये नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंस we know that
एफ जो होता है एक्सटर्नल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, यही होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डी एम भी बाई डी टी। अब मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहा है, तो हम लोग आज तक मास को कांस्टेंट रखते थे तो एम डी वी लिखते थे। यहाँ यूवी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो एम डी वी बाई डी टी आएगा प्लस वी डी एम बाई डी टी आएगा। यही चीज आया है क्या यहाँ भी? यस सर। ठीक है, तो ऊपर से सोचो या फिर इधर से सोचो, बात वही है कि जो हमारा नेट फोर्स आ रहा है, हम ये इसी चीज को बोले थे कि एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इक्वल टू डीपी, और उसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज बाय मोमेंटम अपन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो उसी डिफिनेशन से हम यहाँ भी लिखे थे कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का ये क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। बात समझ आया? अब यहाँ पे इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखे जाते, तो ये लिखते, इस बात को हमको समझाना पड़ता है कि ये जो वेलोसिटी आता है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब है कि अगर हमारा ये बॉडी है, इसमें से अगर ये छोटा सा मास टूट रहा है, तो अगर हमको इस पे निकालना है तो हम इस पे बैठ के अगर इसको देखेंगे, ठीक है, अगर इस पे फोर्स निकालना है तो इस पे बैठ के इसका देखेंगे। तो इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी हम ऐसा बोल रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल जो आया हमारा एम डीवी प्लस डी टी। डीवी बाई डी टी जो होता है वो एक्सेलरेशन ही होता है, जो हम लोग आज तक एम में पढ़ते आए हैं, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो हम मास को कांस्टेंट मानते थे, तो डीएम बाई डी टी जो होता था वो हमारा 0 हो जाता था, इसलिए हम लोग उसको आज तक नेग्लेक्ट करते आए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मास भी वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम उसका चेंज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ जो टर्म आया है, एफ का जो टर्म आया है वी डी एम बाई डी टी, यहाँ पे आर लिख देते हैं क्योंकि याद रहे कि रिलेटिव वेलोसिटी है, इसी को बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट। ठीक है, इसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट भी बोल देते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है वी आर डी एम बाई डी टी, ये और कुछ नहीं बल्कि थ्रस्ट फोर्स है। ठीक है, यानी कि जो फोर्स हम ये लिख रहे हैं ये थ्रस्ट फोर्स है वी आर डी एम बाई डी टी। मोस्टली इसका जो हमारा ये देगा ये मैग्नीट्यूड देगा, और इसका डायरेक्शन हमको वी आर और डी एम बाई डी टी दोनों से रिलेट करके हमको डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि थ्रस्ट फोर्स के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो वी आर इंटू डी एम बाई डी टी है, और इसका हम मॉड में इसलिए रखे हैं क्योंकि प्लस या माइनस हमको डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो डिसाइड करेगा वो वी आर एंड डी एम बाई डी टी दोनों डिसाइड करेगा, क्योंकि वी आर का भी डायरेक्शन है और डी एम बाई डी टी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें इन दोनों का कंसीडर करके हम लोग उसका डायरेक्शन डिसाइड करें। ठीक है, किससे देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं, इसलिए सिंपल सा हम फॉर्मेट याद रखेंगे। अगर वहां पे हम मॉड नहीं लगाते तो दोनों को हम साइन के साथ पुट करते हैं, रिलेटिव भी जैसा आ रहा है वैसा साइन के साथ, और डीएम बाई डी भी साइन के साथ, यानी कि घट रहा होता तो माइनस में, बढ़ रहा होगा तो प्लस में। खैर, अगर हम अलग से डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो निकालने के लिए हम लोग इसमें 2 पॉइंट्स यूज करेंगे, यानी कि चेक डायरेक्शन ऑफ वी आर एंड साइन ऑफ डीएम बाई डी टी। ठीक है, डीएम बाई डी टी का साइन यानी कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये चीज देखो कि अगर मास घट रहा होगा तो निगेटिव में आएगा, बढ़ रहा होगा तो डीएम प्लस में आएगा। ठीक है, अब इसके चेक कर लिए तो हम क्या करेंगे, यानी कि अब अगर इफ मास इज इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर मास इंक्रीजिंग होगा समय के साथ साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं, ठीक है, देन एफ थ्रस्ट हम एफ लिख रहे हैं इज इन द डायरेक्शन ऑफ
ठीक है, तब किस डायरेक्शन में होगा, वीआर में होगा। ये हम खुद भी समझ सकते थे कि अगर dm बाई dt यानी कि इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते तो लिखते vr dm बाई dt। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारा। अगर dm बाई dt पॉजिटिव आएगा यानी कि फोर्स का डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। अगर मास इज डिक्रीजिंग, अगर मास डिक्रीजिंग हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि टाइम के साथ अगर घट रहा होगा तो देन ft जो होगा यानी थ्रस्ट फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ vr। vr बोल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी है यानी कि जिसके बारे में हमको देखना है तो उस पर बैठ कर दूसरे को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का साइन डिसाइड करने के लिए यहाँ से हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि dm बाई dt अगर घट रहा होगा मास तो dm बाई dt निगेटिव होगा यानी कि जो थ्रस्ट फोर्स होगा vr के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी है यानी कि हम उस वेलोसिटी का बात कर रहे हैं कि जो दूसरा पार्टिकल निकल रहा है उसका है। ठीक है, यानी कि हम रिलेटिव कहीं लिखे नहीं है तो इसको एक जगह लिख ही लेते हैं। vr जो हम हर जगह लिख रहे हैं ये और कुछ नहीं है बल्कि ct ऑफ dm मास लिख रहे हैं यानी कि जो भी मास निकल रहा है, क्योंकि मोस्टली हम लोग को बड़े वाले मास पे ही फोर्स चाहिए होगा विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, क्योंकि जो हमारा मेन मास है हम लोग उसी पे फोर्स निकालना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि बैलून है और गैस निकल रहा है तो गैस पे कितना फोर्स है, हम इस पे निकालेंगे। दोनों जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ से कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा तो हम उस पे भी बता सकते हैं। तो यहाँ वीआर हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ डीएम विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास में, इसमें मेन मास के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, डायरेक्शन के साथ पुट कर देंगे, जो साइन आएगा वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हमको बात समझ में आया तो हम थ्रस्ट फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान ही गए कि थ्रस्ट फोर्स जो होता है मास घटने की वजह से जो उस पे फोर्स आता है उसी की वजह से आता है। मास किस केस में बढ़ता है? अभी तो बताए थे कि मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन है कि ये ट्रॉली है, हम इसको आगे धक्का दे दिए, इस पे से ऐसे बालू गिर रहा है तो ये आगे कुछ वेलोसिटी जा रहा होगा। ठीक है, या फिर पानी भर रहा है आगे की तरफ बढ़ भी रहा है तो वेलोसिटी भी है और मास भी उसका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बोलो। यस सर। वैसे केसेस में ऐसा केस या रॉकेट का केस हो गया, इन सब के केसेस में क्या होता है, मिसाइल वाला जो फंडा होता है देखते हो, जब देखे होगे कि कोई भी रॉकेट या सब लॉन्च होता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जो है गैस निकलता है। ठीक है, और उससे एक थ्रस्ट फोर्स मिलता है और उसी थ्रस्ट की वजह से वो ऊपर उड़ता है, ताकि उतना ऊपर फेंकना होता है उतने ऑर्बिट में तो उतना हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो उन सब के पीछे क्या क्या होता है, तो एक ये भी रीजन होता है कि हमको थ्रस्ट फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए होता है उसको अर्थ ग्रेविटेशन से बाहर जाने के लिए। तो हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इतना ही कर रहे हैं कि अगर मास ऐड होगा या बढ़ेगा, दोनों केस में जो होता है थ्रस्ट फोर्स लगता है, और वो थ्रस्ट फोर्स हम वी आर इंटू डीएम बाई डी टी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा रॉकेट है, ये ऐसा इससे एयर निकला, ठीक है, ये मास है में। तो अगर हम इस पे बैठ के देखेंगे तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वो इधर की तरफ आएगा वी आर, यानी कि जो डीएम मास है उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा। होगा, बोलो हाँ कि ना। सोचो कि तुम रॉकेट में बैठे हुए हो, गैस निकल रहा है, बहुत ही ज्यादा गैस निकल रहा होता है। तो गैस अगर निकल रहा है बाहर की तरफ तो उसमें से ये जो है मास जो है वो मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
मास डिक्रीज हो रहा है और बाहर की तरफ यानी रिलेटिव वेलोसिटी, हम बैठ जाएंगे अगर रॉकेट में तो रॉकेट का वेलोसिटी तो 0 होगा, ठीक है, लेकिन गैसेस का जो वेलोसिटी हमको दिखेगा वो इसी डायरेक्शन में दिखेगा और मास डिक्रीजिंग है, तो इस केस में इस बॉडी पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा और ये आगे भागेगा, ठीक है। बलून वाले केस में भी यही चीज होता है, यानी कि बैलून में गैसेस जो निकलता है तो बाहर की तरफ निकल रहा है और बॉडी पे यानी कि जो रिमेनिंग बॉडी है उस पे थ्रस्ट फोर्स आगे की तरफ लगता है। बात क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी आगे की तरफ होना, मतलब ऊपर तरफ होना चाहिए। अच्छा, क्या जैसे बना रहे हैं? ठीक तो है, ये बताइए ना चेन है, क्या है ये? चेन है, हम इसको जब छोड़े हैं तो ऐसे नीचे आके इकट्ठा होता है, यस। होता है, सर। यस सर। ठीक है। तो चेन को अगर ऐसे हम धीरे से छोड़ दिए, यानी कि हम इसको यहाँ से छोड़ दिए हैं, यानी कि ड्रॉप कर दिए, ठीक है, तो ये आके इस पे इकट्ठा हो रहा है ऐसा, ठीक है। अगर आके इस पे इकट्ठा हो रहा है तो इस केस में थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? सोच के बताओ। मास इस केस में बढ़ रहा है या घट रहा है? बोलो। मास बढ़ चेन रहा है। छोड़ रहे हैं, हाँ चेन हम लोग नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं। हाँ। अरे जैसे रस्सी तुम पकड़ के रखे हो, छोड़ोगे तो आगे क्या होगा? जमीन पे गिरेगा कि खत्म हो जाएगा जमीन पे गिरते? खत्म हो जाएगा। कि जमीन पे इकट्ठा होगा? बोलो। इकट्ठा होगा। इकट्ठा होगा, ये और नीचे वाला पोर्शन तो नीचे जाएगा नहीं, जमीन पे आके टकराएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम यहाँ का मास देख रहे हैं इस सरफेस पे, तो मास क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे चेन आके इकट्ठा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हो रहा है वो कैसा आ रहा है? नीचे की तरफ ही, लेकिन मास बढ़ रहा है, तो इस केस में जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो कैसा होगा? नीचे की तरफ। सर मास अलग तो नहीं हो रहा है उससे? अलग नहीं हो रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है? इकट्ठा होते जा रहा है, डीएम मास की तरह बढ़ते जा रहा है। यस सर। लेकिन इससे मास कहीं तो जा तो नहीं रहा है? अच्छा हेलो। ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर तुम छोड़े तो जो पोर्शन जमीन में सट गया उसके पास वेलोसिटी है या नहीं है? नहीं। तो वो हम क्या लग रहा है कि जो हमारा मूविंग बॉडी था उससे वो तो छूटते ही ना जा रहा है, हाँ। ठीक है। बात समझ आ रहा है? और इस सरफेस पे अगर हम देख रहे हैं तो बॉडी इकट्ठा होते जा रहा है, बाकी जो मूविंग बॉडी है उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या दिख रहा है कि वो आके उस पर इकट्ठा होते जा रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग आता है इस केस में, ठीक है सर। ठीक है। तो इस केस में थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम बोले कि अगर ऐसा कुछ रहा तो ये डायरेक्शन होगा हमारा। अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसी पे बेस्ड करो।
ऐसा है, मान लेते हैं ट्रॉली है, इसका मास जो है m0 है, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है जिससे धीरे धीरे बालू इसमें गिर रहा है, ठीक है। इस पे इधर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से शुरू हो रहा है, यानी कि t इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट से शुरू हुआ, ये भी जो है t इक्वल टू 0 पे ही भरना शुरू हुआ, और इसका जो रेट है वो है म्यू kg पर सेकेंड, यानी कितने रेट से ये भर रहा है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड टाइम डिपेंडेंट kg पर मीटर सेकेंड, ठीक है, फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट जो भी हमारा आएगा, ये सरफेस जो है स्मूथ। क्वेश्चन क्लियर है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो समझना जरूरी है कि अगर हमारे पास ऐसा एक ट्रॉली दे रखा है, ट्रॉली में जो है कांस्टेंट फोर्स लगाए हैं हम, और उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से वो स्टार्ट होता है, जब वो स्टार्ट होता है मूव करना, तभी हम ऊपर से बालू गिराना भी शुरू करते हैं म्यू kg पर सेकेंड से। तो टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता करना। बस t इक्वल टू 0 के लिए act करता है फोर्स, क्या बस t इक्वल टू 0 पे एक्ट करता है फोर्स, फिर वो कांस्टेंट फोर्स हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं। ये कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है ये पूरा मोशन के दौरान। हो जाएगा ये बताएं। यही चीज होगा, t इक्वल टू 0 पे मास m0 है, t इक्वल टू t पे मास जो होता है m प्लस म्यू t हो जा रहा है। इनिशियली उसका स्पीड 0 है और फाइनली v हो जा रहा है, फोर्स कॉन्स्टेंटली उतना लग ही रहा है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो dm/dt जो है, dt जो है वो हमारा म्यू है, क्योंकि वही रेट ऑफ चेंज इन मास है।
अगर हम टी इक्वल लगाएंगे टू टी फॉर्मूला, में एम नॉट प्लस म्यू टी होना चाहिए ना मास। तो एम नॉट ही है, कुछ जोड़ रहे हैं तो, यानी कि अगर हम इक्वेशन लगाएं तो इक्वेशन हमारा क्या था, एफ एक्सटर्नल यानी कि एफ इक्वल टू वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। सर वो 40 है यूटी। क्या हुआ? एम नॉट प्लस 40 है ना। किस रेट से भर रहा है, म्यू है ना, तो म्यू ना लिखेंगे। अच्छा म्यू है, वो तो सिर्फ 4 समझ रहा था। क्वेश्चन में म्यू है तो और क्यों लिखेंगे? हाँ बोलो। यहाँ वी आर हम क्या लिखेंगे बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? v माइनस यू। कितना हो जाएगा, v माइनस 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू प्लस एम डीवी बाई डी टी, यानी एम जब टाइम टी पे हो जा रहा है तो एम नॉट प्लस म्यू टी हो जा रहा है। एफ बाय एम नॉट टी। हाँ बोलो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा साफ। हेलो, नहीं आ रहा है आवाज पूरा कट। क्या? ना, एकदम कट कट के आ रहा है गाना गाते हुए। हेलो, टेलीग्राम कर दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं तो टेक्स्ट कर दीजिए चैट में। बाकी लोग जो हो उनको अगर आ रहा है तो वो बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। एक बार फिर बोले ना भैया। अरविंद, हेलो। सर सेंड किसी वेलोसिटी से गिर रहा होगा ना। सैंड किसी अच्छा वेलोसिटी सैंड से किसी गिर रहा वेलोसिटी होगा। से गिर रहा होगा ना। ठीक है ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी इसका v है, तो जो भी हमारा चेंज हो रहा है वो x डायरेक्शन में हो रहा है। अभी हम उसी पे आने वाले थे, नेक्स्ट यही चीज था, हम v रिलेटिव जो लिख रहे थे इसी चीज में हम बताने वाले थे। ठीक है, जो हमारा v रिलेटिव है वो v माइनस 0 हम लिखे हैं, तो 0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि सिर्फ x डायरेक्शन का ही चेंजेस वेलोसिटी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। अगर सैंड जो है, सैंड इधर की तरफ गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन में होगा, और वाई डायरेक्शन से हमारा मोशन ही नहीं हो रहा है, तो वाई डायरेक्शन में हम रिलेटिव क्यों कंसिडर करें, जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन में ही करेगा, तो इसलिए। बात समझ आया? ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा तो नॉर्मल बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा, जो भी कर रहा होगा। हमको तो आगे की तरफ कितना जाना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखना है, तो वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन का ही देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लिए। अब हमारा ऐसा कुछ आ रहा है, अब हमको क्या पता करना है इसमें भी। अब यहाँ से भाई तुम लोग मैथ्स मेरे से अच्छा जानते हो, सॉल्व करो। कितना हो जाएगा, एफ माइनस म्यू वी इक्वल टू प्लस म्यू टी डी डी बाई डी टी, यही आ रहा है। हमको वेलोसिटी निकालना है, टाइम निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डीवी बाई एफ माइनस म्यू वी इक्वल टू डी टी बाई एम नॉट प्लस म्यू टी। टाइम वाला अलग और इधर वाला अलग, इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, ये 0 से v तक, और इंटीग्रेट करके बताओ कितना आ रहा है।
हो गया। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा। 1/x का फॉर्म क्या है, तो ln f माइनस म्यू v बाई f डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा -1/μ। यही आएगा। डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर रहे हैं और इधर आ जाएगा हमारा ln m0 म्यू प्लस म्यू t बाई m0 इंटू 1/μ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू म्यू कैंसिल, अपना अपना सॉल्व करो, देखना नहीं। v इक्वल टू आ जाएगा हमारा एफ टी बाई हो गया क्या। ठीक है, अगर इक्वेशन लिख लियो तो उसके बाद बस सॉल्व करना ही है। ठीक है, ऐसा एक सेंड जा रहा है, एफ फोर्स उस पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। इसका मास मान लो इनिशियली m0 था, t इक्वल टू 0 पे मास इसका m0, जो सैंड गिर रहा है dm/dt म्यू से गिर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये है हमारा होमवर्क, इसको जाके ट्राई करना। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हमको सॉल्व करना है, ये होमवर्क लिख लो। क्या आवाज तुम्हारा बिल्कुल नहीं आ रहा है। t इक्वल टू 0 पे सब शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आफ्टर टाइम t क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है सर। अच्छा ठीक है बोल रहे हो। ठीक है सर।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रॉकेट प्रोपल्सन, यानी कि जब रॉकेट उड़ रहा होता है तो कितना थ्रस्ट फोर्स लगता है, वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा रॉकेट है, ये इधर u स्पीड से जा रहा है। ठीक है, मास m0 है, यानी एट t=0 पे मास इसका m0 है और वेलोसिटी जो है u है। अब हमको निकालना है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, इधर से मान लेते हैं कि इधर से गैसेस निकलना शुरू हुआ। ठीक है, और इसका वेलोसिटी v हो गया, यानी कि एट t इस पे m जो हो रहा है m0 माइनस म्यू टी है, यानी कि dm/dt जो हम माने हैं वो म्यू मान रहे हैं। तो m जो है m0 माइनस ये है, और v जो है एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे रखा है कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो है वो हमारा vr है। ठीक है, तो थ्रस्ट फोर्स कितना होगा? dm/dt into v. और एफ नेट ठीक है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी है तो विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट है, यानी कि रॉकेट के रिस्पेक्ट में अगर वी आर दे रखा है तो एफ टी हम लोग लिख सकते हैं कि ये होगा vr/dm/dt। ठीक है, और एफ नेट अगर हमको लिखना है तो चूंकि देख रहे हो कि मास डिक्रीज हो रहा है और वी आर का डायरेक्शन इधर होगा, तो एफ टी जो लगेगा ऊपर लगेगा। ठीक है, एफ टी ऊपर लग रहा होगा और एक जो फोर्स है इस पे नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, जो इस समय इसका एम होगा। ठीक है, तो एफ नेट क्या लिखेंगे हम इस पे, ऊपर आगे की तरफ जा रहा है तो एफ टी माइनस एम जी लिखेंगे। बोलो, तो ये कितना हो जाएगा, वी आर डी एम बाई डी टी जो रिलेटिव वेलोसिटी है माइनस एम जी। एम क्या है, तो एम नॉट माइनस म्यू, जो भी रेट दे रखा होगा उसके हिसाब से रख लेंगे। तो ये हमारा आ गया वी आर डी एम बाई डी टी माइनस एम, एम यानी कि एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू जी। तो उस टाइम का एम ले रहे हैं तो ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेट एक्सेलरेशन का बात करें, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम जानते हैं कि एफ नेट जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी कि हमको ये एक्सेलरेशन पता करना है एट एनी टाइम टी पे, तो हम क्या करेंगे, जो एफ नेट हमारा है उसमें एम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ध्यान से देखो क्या आ रहा है, वी आर बाई एम डी एम बाई डी टी माइनस जी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आ रहा है यहाँ से। मास तो वेरी कर रहा है, तो फिर हम लोग एम ए कैसे लिख सकते हैं? यहाँ भी तो हम उस पर्टिकुलर टाइम का ही मास लिए हैं। m बराबर क्या है, m नॉट माइनस म्यू टी ही है, उस समय जितना भी टाइम टी पे वेरिएबल ही ले रखे हैं, जितना और फिर भी ऊपर वाला फोर्स लग रहा एक्सप्रेशन होगा। में, हाँ फिर बोलो, ऊपर वाला एक्सप्रेशन में हम लोग एम डी वी बाई डी टी क्यों लिखा है? कहाँ पे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में लिख लो वही चीज आएगा। यहाँ पे हम कांस्टेंट माने थे ना, इसलिए जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि एफ टी माइनस एम जी, ये वाला चीज को अगर हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट से जाएगा तब, लेकिन अगर एक्सेलरेटेड रहेगा तब क्या लिखेंगे, तो जो एफ नेट आता है वही तो हमको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम लोग, चलो तुमको एक थोड़ा सा
जो हम आया था हमारा F बराबर m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी, यही आया था हमारा। यस सर। ठीक है, ये जो m dm बाई डी टी था तो ये हम लोग कहते थे मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस एफ टी, ये लिखते थे, और ये आता था हमारा एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ टी को एक अलग ही फोर्स मान लिए हैं, दिख रहा है। जैसे कि हम आज तक किसी भी बॉडी को मान लेते हैं किसी स्पीड v से फेंके हैं तो नीचे mg लग रहा है, तो हम लोग इस पे नेट फोर्स F बोलते थे, या फिर कोई फोर्स अगर F लगा के टेंशन लगा के ले जाते थे तो उसको अलग फोर्स बोलते थे। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या मान लिए हैं कि ये जो थ्रस्ट फोर्स था इसको अलग ही फोर्स मान लिए और ये फोर्स को अलग ही फोर्स मान लिए। अब हम न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, हम उस इक्वेशन से डिराइव नहीं कर रहे, हम दोनों को अलग अलग मान लिए कि एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है इस पे आगे की तरफ और mg लग रहा है पीछे की तरफ, तो एफ नेट क्या लग रहा होगा, और जो भी एफ नेट लग रहा होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन लग रहा होगा। बात क्लियर है। हम उस इक्वेशन से इसको नहीं लिख रहे बल्कि दो अलग अलग फोर्सेस मान के लिख रहे हैं। उस इक्वेशन से लिखने से क्या घाटा हो जाता है कि जो लोग mg होता है उसको लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम उस इक्वेशन से लिख रहे हैं तब ये हम फोर्स लिखे हैं, और इस वजह से हम बोल रहे हैं कि दो अलग अलग फोर्सेस हम मान लिए हैं, थ्रस्ट फोर्स को अलग। जैसे कि अगर हम लोग सॉल्व करते थे, अच्छा अभी तो फ्लूइड पढ़े ही नहीं है, ठीक है, फ्लूइड में जैसे बायोन्सी फोर्स लगता है तो हम लोग बायोन्सी को अलग कर लेते हैं, mg को अलग करके फिर एफ नेट लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम थ्रस्ट फोर्स को ही अलग एक फोर्स मान लिए, आता भले ही रिलेटिव की वजह से हम उसी चीज से डिराइव करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसको एक अलग फोर्स मान रहे हैं और mg को एक अलग फोर्स मान के एफ नेट लिख रहे हैं। बात क्लियर है। और अगर एक्सेलरेशन पता है तो हम dv बाई dt से वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा vr बाई एम dm बाई dt माइनस जी, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एम डी एम माइनस जी डी टी, इंटीग्रेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा v माइनस यू, इनिशियली जो भी रहेगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/m, तो ये वी आर एल एन एम नॉट बाई एम माइनस जी टी। तो ठीक है, इंटीग्रेशन करने आता है सबको, इसलिए हम इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से वेरिएबल वाले को ही, कहाँ गया, इस वाले को ही मानते हुए हम मास से डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमको वेरिएबल टाइम के रिस्पेक्ट में पता करना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में पता कर लिए। किसी भी टाइम टी में अगर हमको वेलोसिटी पूछा जाएगा, यू इनिशियल वेलोसिटी है माइनस जी टी, जी टी यहाँ m ध्यान बाई रखो। m नॉट होगा ना, क्या m बाई m होगा। फाइनल अच्छा माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एम नॉट ऊपर रख रहे हैं क्योंकि घट रहा है मास, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, डीएम जो है वो घट रहा है, यहाँ से डीएम क्या आ रहा है, निगेटिव घट रहा है, इसलिए एम नॉट बाई एम, या एम बाई एम नॉट लिखो, बात बराबर है। ठीक है, वी आर बाई एम, चलो हम बढ़ा देते हैं एक लाइन। ठीक है, ऐसा होगा तो इसको अगर हम एम नॉट बाई एम करेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, हम जैसे है कि ये फॉर्मूला बस लिखा रहे हैं, हम कभी यूज नहीं करते। ठीक है, डायरेक्टली हम इक्वेशंस लिख के ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यूज करो तो बहुत भी बढ़िया बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यूज करने, क्योंकि छोटा सा ही एक फॉर्मूला है। u माइनस जी टी हम लोग पहले भी यूज करते आए हैं, लास्ट में बस वी आर एल एन
m0/m लग गया। जैसे इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मास जो है इसका 1000 kg है। VR जो दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड dm/dt such that lift from the ground। ठीक है, dm/dt पता करना है ताकि जो रॉकेट है वो ग्राउंड से लिफ्ट कर जाए। हंड्रेड 100 आएगा। ft अगर हम फाइंड करेंगे थ्रस्ट फोर्स तो ये कितना आ जाएगा, VR यानी कि 100 इंटू dm/dt। ठीक है, एग्जॉस्ट पीछे ही होगा तो फोर्स थ्रस्ट ऊपर ही लगना है। और अगर जस्ट लिफ्ट हो रहा है तो लिफ्ट होने का मतलब है कि नॉर्मल जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। नॉर्मल 0 यानी कि ft जो हो जाएगा वो किसके बराबर, mg के बराबर। नॉर्मल कहाँ लगता है? लिफ्ट हो रहा है रॉकेट, लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे रखा होगा तो नॉर्मल तो लगा रहा होगा। अच्छा हाँ, लेंस से तुम उड़ा के हवा में लगा लिए। इनिशियली हवा में था, उसके बाद उड़ने लग गए। हाँ, ग्राउंड से भी लिफ्ट करा रहे हैं तब का केस है। तो 100 इंटू dm/dt इजकल टू ये हो जाएगा 1000 इंटू 10। तो यहाँ से dm/dt कितना आ जा रहा है, 100 100 ही आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड में 100 kg अगर लूज करेगा तब ये उठेगा। ठीक है, इसलिए अगर देखोगे कभी कि टीवी में दिखाता है तो बहुत एकदम धुआं धुआं हो जाता है वहां पे। क्या आवाज तुम्हारा बिल्कुल हमको समझ नहीं आ रहा है। 10 ही सेकेंड में खत्म हो जाएगा। अब जो भी है, दिवाली वाला था हम्म, 1000 kg का। 100 मीटर पर सेकंड कम समझ रहे हो, आवर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 18/5। 1800 किलोमीटर पर 5 आवर। कम नहीं है, 100 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में खत्म होगा तो चला भी तो चलेगा। खैर जो भी है, डेटा जैसा है वैसा है। ये हमारा चेन है, ऐसा रखा हुआ है। लेमडा केजी पर मीटर है। यूनिट से समझ में आ गया होगा कि लेमडा क्या है। लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी। लेंथ मान लो एल है। ठीक है, फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन when chain
has fallen distance x। ठीक है, जब डिस्टेंस x फॉल कर गया होगा तब नॉर्मल फोर्स कितना लगा होगा। सवाल क्लियर है? x नीचे गिर जा रहा है तब हो रहा है, तो x नीचे गिरा दो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे था, ये x नीचे आ गया है। इसको उल्टा सोचो, ये मत सोचो कि हम उस पे गिरा रहे हैं, सोचो कि ऊपर से हम रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि वेट जो है बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा सोचो, ज्यादा आसानी से समझ आएगा। सर इनिशियली 0 है। हाँ, इनिशियली हम यहीं से रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं इसको। सर इनिशियली नॉर्मल फोर्स जो 0 है ना। हाँ, जस्ट टच करा है। एक्स जब यहाँ गिरा होगा तो वेलोसिटी यहाँ कितना होगा एक्स बताओ? लैम्डा जी न्यूटन। एक्स लैम्डा जी ना, चलो देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे, √2gx। एक्स नीचे आया है तो जो मास होगा, जो मास गिर गया यानी कि जो स्टोर्ड हुआ होगा, जो मास बढ़ा होगा या फिर बचा होगा, उसको हमको लेमडा इंटू एक्स कह रहे हैं, क्योंकि एक्स नीचे आया है तो एक्स स्टोर हुआ होगा। इतना में कोई दिक्कत? अब अगर हम एफ टी लिखेंगे इस केस में, तो एफ टी जो आएगा हमारा v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी आएगा। ठीक है, v रिलेटिव कितना और डी एम कितना, तो dm बाई dt जो होगा हमारा वो कितना होगा, m लेमडा x है तो ये जो हो जाएगा हमारा लेमडा dx बाई dt, यानी कि हम बोल सकते हैं लेमडा इंटू वी। ठीक है, ये आ गया हमारा dm बाई dt, जिसको हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू √2gx, उस समय जो भी वेलोसिटी उसमें रहा होगा एक्स पार्ट में। तो एफ टी अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो एफ टी का मैग्नीट्यूड वी आर कितना, तो एक पार्ट तो 0 ही है तो जो भी होगा यही होगा, तो लिख सकते हैं √2gx इंटू लेमडा इंटू √2gx, यानी कि हम लिख सकते हैं 2gx इंटू लेमडा। ठीक है, ये आया हमारा टी, और हम जान रहे हैं कि मास बढ़ रहा है और वी आर जो है इधर की तरफ ही है, और मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो मास इंक्रीज कर रहा है यानी कि ये जो हमारा एफ टी होगा वो नीचे की तरफ होगा, और एम जी जो होगा वो भी नीचे की तरफ होगा, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा हमारा, नॉर्मल फोर्स जो होगा एम जी प्लस एफ टी के बराबर होगा। एम जी कितना, तो एम लेमडा एक्स है तो लेमडा एक्स जी प्लस 2 लेमडा एक्स जी, यानी क्या जाएगा 3 लेमडा
एक्स। सिर्फ ठीक है, हम पूरा इसमें मास क्या किए, एम है तो हम लोग एम जी ही ना बस लेंगे। पूरा मास नॉर्मल तो नॉर्मल पूरा पे लग कौन सा, रहा है। नॉर्मल कौन सा पार्ट लगा रहा होगा, जो सरफेस पे पहुंच चुका है वो, या फिर अभी मूव करके जा रहा है वो। पहले सिर्फ सवाल को दोनों एक समझना ही जरूरी है। बॉडी का ऐसा तो दोनों पे लग रहा होगा ना। अच्छा, कैसे समझाएं? जैसे कि एक टोटल का टोटल रस्सी रखा हुआ है, और मतलब मास, ऐसे समझो कि अगर ये पूरा का पूरा रस्सी ऐसा पड़ा होता तब एक नॉर्मल लग रहा है, और हम एक बार रस्सी को ऐसा छोड़ दिए और वो आके इकट्ठा होके आधा इकट्ठा हुआ, अभी आधा हवा में ही है, वो गिर रहा है, तब नॉर्मल। किस केस में ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, सोच के बोलो। सर एरिया ऑफ कांटेक्ट पे तो डिपेंड नहीं करता है नॉर्मल। नहीं, मास पे डिपेंड करता है ना। इसमें टोटल, फर्स्ट केस में टोटल का टोटल मास ग्राउंड पे है, तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल ज्यादा लग रहा होगा। रॉड नहीं है कि हम रखे हैं तो पूरा मास ही उस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, रस्सी या चेन है। अच्छा ठीक है सर। बात समझ आ रहा है? यस सर। रॉड नहीं है कि ऊपर हम रख दिए खड़ा तो पूरा का पूरा मास उसी पे लग रहा है, हम छोड़ेंगे तो गिर रहा होगा, और गिर रहा होगा तो नॉर्मल नहीं लगा रहा होगा। जो सरफेस, जो पार्ट अर्थ के सरफेस पे होगा, तो अगर एक्स नीचे आया है तो एक्स ही पार्ट वो इकट्ठा भी हुआ होगा। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो वही पार्ट के लिए हम लोग mg यहाँ यूज करेंगे। तो एक्स पार्ट अगर ऊपर से नीचे आया है तो नीचे एक्स पार्ट ही इकट्ठा हुआ होगा, तो इसलिए एम हम लेमडा जी एक्स लिख रहे हैं। और एफ टी निकाल रहे हैं, तो अगर हम क्या कर रहे हैं एफ टी निकालने के लिए, ध्यान से देखो, ये हमारा ऐसा था, हम क्या कह रहे हैं कि किसी टाइम टी पे मान लेते हैं यहाँ मास एम था, इधर ऊपर कुछ भी रहे, यहाँ वाला पार्ट यानी कि यहाँ वाला जो छोटा सा पार्ट है हमारा डीएम, ये जो है यहाँ पे वी आर स्पीड से आके इसमें चिपक जा रहा है। बात समझ आ रहा है? हम भले ही ऊपर वाले का अगर हम देखें तो ये जितना स्पीड से होगा वही स्पीड इसका होगा, तो इसका स्पीड भी वी आर होगा और इसका स्पीड भी वी आर होगा। भले ही हम इसका फाइंड करें लेकिन इसका भी उतना ही होगा, क्योंकि हर पॉइंट उतना से चला होगा। हाँ, नीचे वाला इकट्ठा हो गया तो उतना डिस्टेंस नहीं चला होगा। तो हम समझे कि यहाँ पे जो मास है एम पहले से आ गया टी टाइम में, और अब डीएम मास को इसको वी आर से हम चिपका दे रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तब हम निकाल रहे हैं कि फोर्स, थ्रस्ट फोर्स कितना होगा उस डीएम मास के लिए। हम ऊपर वाले पोर्शन को कंसीडर सिर्फ इतना के लिए कर रहे हैं कि कितना नीचे गया, उसका वेलोसिटी कितना हो। ठीक है, अब इस डीएम के लिए हम थ्रस्ट फोर्स निकाल लिए, और जो एम मास नीचे था उसके लिए एम जी प्लस एफ टी लिख दिए। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, शॉर्ट में ही लिखा रहे हैं। रॉकेट का जो मास है वो है 1000 kg। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड लॉन्च हुआ है अंडर ग्रेविटी। डीएम बाई डी टी जो दे रखा है 10 kg पर सेकेंड है, और वी आर जो दे रखा है वो दे रखा है 2000 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू रॉकेट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट फाइंड करना है 1 मिनट के बाद।
इस- ठीक है, रेस्ट से शुरू हुआ है, अर्थ से, यानी कि इनिशियल स्पीड 0। 3200। अरे 3200। 3600 तो नहीं है, 1232 है। 3200 बोला, 3200 हाँ बोला, 3200 बोला, नहीं, 1232। हाँ, भी बराबर क्या है, u माइनस जी टी माइनस वी आर तेरा डी 1200 बोला। एल एन एम नॉट बाई एम, यही था। अभी अब डिराइव किए थे तो इसी को यूज करेंगे। भी तो 0, 60 मिनट यानी 600 हो जाएगा, माइनस वी आर है, वी आर दे रखा है 200। ठीक है, और रिलेटिव टू रॉकेट दे रखा है, यानी कि रॉकेट पे बैठ के अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ अच्छा, एम बाई एम नॉट हो गया। हो गया, बोलो। यहाँ पे वी आर जो है रिलेटिव टू रॉकेट है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मान रहे हैं, तो ये भी माइनस में आएगा। और यहाँ आ जाएगा एल एन 1000 पहले था, बाद में 10 से घट रहा है, 1 मिनट में कितना घट जाएगा, 600, यानी बचेगा 400। तो ये हो जाएगा हमारा 2000 एल एन 10/4, यानी कि इसको सॉल्व कर लेना है। ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1232.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सर तो एक सेकंड ऐसे में कितना घट रहा है? 10 kg पर सेकंड था ना, ये सर 400 कैसे नहीं समझ में आया। तो 60 वो सेकंड मतलब में कि कितना 600 करके घटेगा। माइनस कर दिया 1000 से। हाँ, जो बचा जो वही बचा ना हुआ है। अमाउंट है वो बोल रहे हैं। हाँ, वहां पे m जो है उस समय पे जो मास बचा वही ना लेना है, तो निकल गया वो थोड़े लेना है। सर वीआर में जैसे माइनस कैसे आया? अगर हम रिलेटिव टू कर रहे हैं तो वी आर जो है हमारा रिलेटिव टू क्या है, रॉकेट है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो रिलेटिव टू रॉकेट जो गैस होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो नीचे की डायरेक्शन को हम हर जगह क्या माने, जी भी निगेटिव माने, तो भी क्या आएगा, माइनस सी। वी आर को यहाँ क्या रखना है, डायरेक्शन के साथ। यस सर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा, एल एन 10/4 जो भी आ जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उन सबको करना है। और पूरा मॉड्यूल और एचसी वर्मा कंप्लीट करो। एचसी वर्मा हो गया है क्या पूरा? हाँ फिर तो कर लो। बाकी है। 43 या 44 तक तो पहले ही दिए थे हम, यस सर। उतना हो गया है। यस। तो बाकी भी पूरा कंप्लीट कर लो, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 सारा।
और नेक्स्ट क्लास में एच सी वर्मा डिस्कस कर लेंगे, जो भी डाउट रहेगा उसको। ठीक है, लगभग हो जाना चाहिए, पीछे के क्वेश्चंस तो कुछ करा ही दिए हैं और एक्सरसाइज हो ही जाएगा, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एच सी वर्मा हम लोग डिस्कस करेंगे, HCV, और मॉड्यूल भी कंप्लीट करते रहो। तो नेक्स्ट क्लास में एच सी वर्मा का जो डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे और रोटेशन शुरू करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में फिर मॉड्यूल का करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीक में पूरा खत्म करो और नेक्स्ट क्लास से हम लोग रोटेशन शुरू करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। और अभी किसी चीज में डाउट है तो पूछ लो, टाइम है तो बोलो। नहीं है? तो इससे कभी क्वेश्चन पूछा है? क्या? इससे कभी क्वेश्चन पूछा है? किससे? तो यही वेरिएबल मास से। हाँ, पहले तो बहुत पूछा है। आजकल पूछना छोड़ दिया है। नीट और इस सब में तो बहुत पूछा है, नीट और ये सब में आते रहता है ये। सर कार में, सर क्या? कार में पेट्रोल डाल रहे तो वेरिएबल मास हो गया। हो तो गया ही, लेकिन उस मास को हम लोग उतना कम क्या कहते हैं, नहीं करते हैं उतना। एक साहब क्वेश्चन दिए थे कि सैंड डाले फिर चला दिए। क्या क्या सैंड वाला? एक क्वेश्चन उस टाइप का दिए थे, सैंड गिर रहा था फिर वो चल दिया 20 फीट से। तो अभी तो एक होमवर्क दिए है ना, और पता नहीं है कभी दिए हो कुछ और का, कुछ और होगा उसमें तो दिए होंगे। तो पेट्रोल लीक कर रहा है तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगा। बढ़ेगा, लेकिन वो लीक क्या करता है और किस रेट से लीक कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना। उतना कम लीक में क्या फर्क पड़ेगा, उतना मास जो हैवी मास है। ठीक है, देख रहे हो 1000 kg है, तो 1000 kg में 10 kg पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 kg गिर रहा है, तब जाके फर्क पड़ रहा है। अब वो जो लीक करता है वो कितना गिरता है, शायद घंटा भर में 1 kg गिरता होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। यस सर। ठीक है, ऐसे रियली में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि उसका जो एक्सटेंट होगा वो कुछ खास नहीं होगा, इसलिए छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में रोटेशन सॉल्व करेंगे, रोटेशन शुरू करेंगे, और एच सी वर्मा का ठीक है हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको क्या हो गया? ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू टू। थैंक यू।